हाँ जी बेटा। तो एफएम के टेस्ट की डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन था काफ़ी नॉर्मल सा क्वेश्चन था कि जो आपका कैपिटल स्ट्रक्चर की थ्योरीज में से है, नॉर्मल है मेरे हिसाब से। नेट इनकम अप्रोच और नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच ये सबको आता होता। ये वाला क्वेश्चन सही हुआ सबका, ये बताओ पहले। मैं आंसर दिखा देता हूँ थोड़े, आंसर की विजिबिलिटी बना देते हैं। नेट इनकम अप्रोच, हाँ जी बोलो, ठीक हुआ ये क्वेश्चन? आंसर की विजिबिलिटी देखें। नेट इनकम अप्रोच में वैल्यू ऑफ कंपनी इतना आया, बोलो हाँ या ना। हाँ, नेट इनकम में कैसे होता है, थोड़ा यार रिपीट लगवा देते हैं। इसमें इक्विटी और डेट को अलग से रखा जाता है, मतलब ईबीआईटी में से इंटरेस्ट वगैरह माइनस करके। देन टैक्स वाला क्वेश्चन था, ध्यान से, क्योंकि स्टैंडर्ड अजम्पशन इन थ्योरीज की होती है कि टैक्स नहीं है, बट हेयर द टैक्स रेट इज गिवन, तो आपको टैक्स भी माइनस करना था। अब बची हुई अर्निंग्स आपकी बची इक्विटी शेयर होल्डर की, उसे 15% पे कैपिटलाइज कर दिया, तो ये वैल्यू आ गई जी इक्विटी की दोनों कंपनियों की। इसमें हमने डेट जोड़ दिया, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ कंपनी। ये वैल्यू ऑफ कंपनी बेसिकली बन जाती है। तो वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस वैल्यू ऑफ डेट। अब जब इसमें एनओआई लगाएंगे, एनओआई के पहले आंसर देख के कंफर्म करो, ये वैल्यू आई है एनओआई में? सारे बोला करो, जिसकी नहीं भी आई ना वो भी बोलो, ताकि मैं उसी हिसाब से समझाऊं कि हाँ भी बच्चे हैं जिनकी रहती है, थोड़ा स्लो समझा। नहीं आई? नहीं आई वैल्यू? एनओआई नहीं आया? एनओआई आया, एनआई नहीं आया। लो सर, एनआई की रिवीजन लगवा लो। देखो इस वक्त नहीं पूछोगे तो इसके बाद टाइम नॉर्मली फिर कम ही है, आपको पता ही है, क्योंकि अब मौका है कि पूछ लो जो भी डाउट्स हैं। आ जाओ जी। नेट इनकम अप्रोच की थोड़ी सी रिवीजन लगवाई जा रही है, बच्चे को दिक्कत है। इसमें वैल्यू ऑफ फर्म ये होती है, वैल्यू ऑफ फर्म इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस वैल्यू ऑफ डेट। ठीक है, इतना तो याद है भाई। और वैल्यू ऑफ इक्विटी कैसे आएगी? जो अर्निंग इक्विटी के लिए अवेलेबल है, अर्निंग्स फॉर इक्विटी, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी, अब मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, डिवाइड बाय के ही कर दो, तो वैल्यू ऑफ इक्विटी आ जाएगा बेटा। इस तरीके से ये चीज होती है। दोनों दोस्त इकट्ठे ही एंटर हो रहे हैं, चलो कोई बात नहीं। अब अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी आप आमतौर पे कैसे निकालते थे? ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट, नॉर्मली इतना ही होता है। बट अगर क्वेश्चन में टैक्स रेट दिया है तो इसके बाद टैक्स का तड़का लगाना पड़ेगा। यही हुआ था बेटा, इसमें और कुछ भी नहीं है। अब मैं यहाँ से आपको एक बार कंफर्म करा देता हूँ। ये देखो दोनों कंपनियों का ईबीआईटी सामने है। एक कंपनी में डेट है तो उसमें इंटरेस्ट माइनस कर दिया, ईबीटी आ गया, उस पर टैक्स लग गया। फिर उसके बाद जी आपका आफ्टर टैक्स प्रॉफिट है, जिसको अपन ने 15% पे कैपिटलाइज कर दिया, तो वैल्यू ऑफ डेट जोड़ दिया, दिस बिकम्स वैल्यू ऑफ द कंपनी। हाँ जी गर्वित जी, आप चेक कर लो, हो गया? हाँ, थोड़ा सा ना इसमें जब हम इसकी बार बार स्टडी भी करते हैं तो इसके अंदर यही लिखा होता है कि थ्योरी की जम्पशन है कि टैक्स इग्नोर्ड, बट ये एक क्वेश्चन आपको पहले भी पता है कि स्पेशल है जिसके अंदर टैक्स इसमें कंसिडर किया जाता है, तो ध्यान रखना पड़ेगा। इसके बाद जी अगर हम और आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, ये थोड़ा जा आराम से मतलब करने वाला है, मतलब कि वैसे तो चलो बेसिक ही है, बट फिर भी ये पूछने का स्टाइल अच्छा है। तो ये कहता है जी फर्म हैज़ अ सेल ऑफ 75 लाख, वेरिएबल कॉस्ट 56%, फिक्स कॉस्ट इतनी, डेट इतना, इक्विटी इतनी है। कहता है आपने इंटरप्रेट करना है यदि आरओआई। फिर कहता है डज इट हैव फेवरेबल फाइनेंशियल लीवरेज, थोड़े अच्छे स्टाइल में सवाल पूछता। तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया कि भाई इनकम स्टेटमेंट टाइप तैयार कर ली, पहले कॉन्ट्री पे आ गए, ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट माइनस कर दी, ईबीआईटी आ गया, अर्निंग बिफोर टैक्स तक पहुंच गए ये लोग। अब आपने भी आरओआई निकालने के लिए थोड़ी बहुत मेहनत की होगी। आरओआई का फॉर्मूला क्या लगाया आपने, ये बताओ। मैं यहाँ रुकता हूँ, मैं पहले आंसर दिखाने से पहले, आरओआई का फॉर्मूला क्या लगाया? बिल्कुल जी, लॉन्ग टर्म फंड अप्रोच ही लगानी चाहिए, क्योंकि जे आप अर्निंग आफ्टर टैक्स अपॉन शेयर होल्डर फंड करते हैं वो आरओआई नहीं रहता बेटा, फिर वो आरओई बन जाता। याद है ना, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन शेयर होल्डर फंड। तो यहाँ आरओआई था। तो इसके लिए जी आपको ईबीआईटी उठानी है, और जब ईबीआईटी आएगा तो बेस में जी टोटल फंड्स आएंगे। तो बताया भी है आरओआई जड़ा है कैपिटल एम्प्लॉयड के अकॉर्डिंग कंप्यूट हुआ है। हम ये चीज़ें यहाँ चेक कर लेते हैं। 55 लाख इक्विटी दिया हुआ है, 45 लाख का डेट है, तो कोई भी चिंता वाली बात नहीं है। 27% का आरओआई है। कितने बच्चों का ये आया बता देना जरा। डन है, ठीक है। इसका मतलब हाँ जी, हाँ जी बोलो।
नहीं नहीं सर, एक ही अप्रोच रखो बहुत है। हाँ, अगर आपको आफ्टर टैक्स वगैरह दिखाना है, ईबीटी, अगर ईबीटी करोगे तो बेस में क्या लोगे, पहले तो रुको यार, एक मिनट रुको। बेस में क्या लोगे अगर ईबीटी है? कैपिटल एम्प्लॉयड ही? नहीं नहीं नहीं, रहने दो। नहीं नहीं नहीं, आप नॉर्मल वे में चलो, क्योंकि जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, मैं आपको सारा रिवाइज करा देता हूँ इसके। वैसे जोड़े वर्जन होते हैं, एक होता है ग्रॉस कैपिटल, इस वक्त ग्रॉस कैपिटल यूज हो रहा है, जिसमें आपके लॉन्ग टर्म फंड्स हैं एक तरह से, जिसमें शेयर होल्डर फंड भी है और साथ साथ लॉन्ग टर्म डेट भी है, ऊपर ईबीआईटी है। फिर अगर हम ओनर कैपिटल की बात करें तो अर्निंग आफ्टर टैक्स आ जाएंगी, और नीचे जी फिर आपके पास रहेगा शेयर होल्डर फंड। हाँ, इसमें एक अप्रोच ये जरूर होती है, जो आप बुक्स में देखो कि कई ऑथर्स इसके साथ वन माइनस टैक्स कर देते हैं, सीधा ईबीआईटी पे टैक्स लगा देते हैं। ठीक है जी, ताकि जो शेयर होल्डर, जो लॉन्ग टर्म डेट है, उसको भी हमने एक तरह से अपना कैपिटल का हिस्सा बनना है, तो टैक्स इफेक्ट ले लो। पर वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट अप्रोच नहीं है। जो नीचे ग्रॉस लॉन्ग टर्म फंड पड़े हैं, तो ऊपर भी जो उन पे ग्रॉस रिटर्न आई है वही करो, और ऑल्टरनेट की नॉर्मली ज़रूरत नहीं है। अब अगला जो सवाल है, डज इट हैव फेवरेबल फाइनेंशियल लीवरेज, इसको आप समझ पाए ये कहना क्या चाहता है? क्या कह रहे हैं? फेवरेबल फाइनेंशियल लीवरेज है? हाँ भाई, बने हुए हो ना? हाँ, थोड़ा बोल लो यार। तो फेवरेबल फाइनेंशियल लीवरेज से क्या मतलब लिया तुमने यार? हाँ, मतलब वो जैसे वो आप ये चैप्टर अगर मॉड्यूल में से थ्योरी वगैरह पढ़ो यदि थोड़ी, या कभी बिजनेस स्टडी में भी पढ़ा होगा, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी टाइप, कि डेट लगाओ, अगर उससे रिटर्न डेट की कॉस्ट से ज़्यादा आ रही हो तो उसका मतलब होता है कि लीवरेज इफेक्ट फेवरेबल रहेगा। यही लिखना था यहाँ पे, वो ये समझाएगा। या तो आरओआई देखो 27% है, इंटरेस्ट 9% है, तो फाइनेंशियल लीवरेज तो फेवरेबल ही है। वो तो यार सिंपल सी बात है, बिजनेसमैन की तरह सोचें। यहाँ नीचे आपके ये टोटल पैसे हैं ये, अब ये मिला के 1 करोड़ रुपया है, इस पे 27 लाख आ रहा है, तो 27% रिटर्न है। इसमें से ये वाले पैसे डेट वाले, इन पे 9% आपको देना भी है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, अगर 100 रुपये मेरे पास ऐसे आ रहे हैं जिस पे 9% देना है, पर मैंने उस पे 100 पे 27 कमाया, तो जो फाइनेंशियल लीवरेज इफेक्ट है वो तो पॉजिटिव ही रहेगा ना। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी भी कहते होते थे इसे। अगला पार्ट नॉर्मली आसान है। फर्म बिलोंग्स टू इंडस्ट्री जिसका कैपिटल टर्नओवर रेशियो 3 है। कहता अब आप बताओ इसका हाई है या लो है? सर, कैपिटल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है सेल्स डिवाइड बाय दिस कैपिटल एम्प्लॉयड बेसिकली। तो आप यहाँ देखोगे कि भाई सेल अपॉन कैपिटल, ग्रॉस कैपिटल ही मतलब लिया है जो वहाँ पे था, तो अकॉर्डिंगली 0.75 आया। कितने बच्चों का ये सही हुआ पहले ये बताना? 0.75। ऑब्वियस है कि काफ़ी बुरा हाल है, बहुत लो है एज कम्पेयर टू इंडस्ट्री, क्योंकि इंडस्ट्री में जो लोग कैपिटल लगा रहे हैं उससे 3 टाइम उनका टर्नओवर है, और यहाँ तो जितनी कैपिटल है उतना भी टर्नओवर नहीं है। तो कमेंट बड़ा स्पेसिफिक सा लिखा है, मतलब ज़्यादा खींचा नहीं, विच इज़ वेरी लो एज कम्पेयर टू इंडस्ट्री बस। अंडर यूटिलाइजेशन है कैपिटल की, आप ये भी कह सकते हैं, या आप ऐ भी कह सकते हैं कि जो हमें ज़्यादा लिखने की आदत हो, क्वेश्चन की वेटेज ज़्यादा हो लिखवाने वाले की, भाई कि ये नई फर्म हो सकती है। नई फर्म्स कभी भी इंडस्ट्री एवरेज को टच नहीं करती। एसेट्स में पैसे तो डिप्लॉय हो जाते हैं, बट काम को बढ़ने में, ग्रो करने में टाइम लगता है। बोलो, ये समझ पा रहे हो? कि अगर वो पूछे जी रीजंस बताओ ये लो क्यों है फलाना, एक तो आप कहोगे जी अंडर यूटिलाइजेशन है जी कैपिटल की, एसेट्स की, लैक ऑफ डिमांड है, आउट ऑफ फेवर है कंपनी, ये तो आप सारा कह रहे हो नेगेटिव, इसके बारे में बुरा कह रहे हो कि ये फ्लॉप शो है। बट एक यार थोड़ा कॉमन सेंस भी रखनी चाहिए। कई बार आप कोई नया काम शुरू करते हैं, आपका पहला साल है, दूसरा साल है, तो आप इंडस्ट्री की जो एवरेज है उससे थोड़ा ना मैच करोगे। अगर आप कर रहे हो मैच, देन इट मींस फिनोमिनल, मतलब आपने बहुत बढ़िया किया। बट कई काम ही ऐसे होते हैं कि जिसमें आपको इंडस्ट्री के बराबर आने में 4-5 साल लगते हैं। तो मैं थोड़ा ये भी बता रहा हूँ कि अगर ज़्यादा लिखना हो तो क्या होगा। अगला पार्ट वैसे बहुत ही फेवरेट है आप सबका, ऑपरेटिंग फाइनेंशियल थे कंबाइंड लीवरेज। इसके तो सर आंसर ही दिखा दो, इसमें कुछ टाइम पास ही है ये तो। फिर बोलो भी, ये सब आए, ऑपरेटिंग फाइनेंशियल थे कंबाइंड लीवरेज सबके आए हुए हैं। बहुत बढ़िया जी। इसके बाद अगले जड़े पार्ट्स हैं वो समझते हैं। वहाँ थोड़ा या मेरे को लगता है कि मेरे को आपको समझाना भी पड़ेगा परसेंटेज वाला फॉर्मूला दोबारा। इफ सेल इंक्रीज बाय 10%, व्हाट परसेंटेज विल द ईपीआईटी इंक्रीज? आपको अगर ध्यान हो, जब हम कैपिटल स्ट्रक्चर में लीवरेज का टॉपिक करते हैं, थोड़े क्वेश्चन करने के बाद
मतलब मोर देन 50% क्वेश्चन करने के बाद मैं परसेंटेज वाली अप्रोच भी बताता हूँ फॉर्मूलों की। है ध्यान? इसलिए मेरे को ये पता था कि ये हो सकता है आपको भूल भूल गया हो, तो ये मैंने पहले ही लिख के रखे हुए हैं ताकि इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, वीडियो लंबा ना हो। तो एक तो ये होता है कि डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज कॉन्ट्री अपॉन ईपीआईटी, ठीक है ना, ये तो नॉर्मल है, इससे तो आप करते हो। बाकी ये ऐसे भी आ जाता है, परसेंटेज चेंज इन ईपीआईटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल, डीओएल। मतलब कि ये इसको मैं ये बताता होता हूँ हमेशा कि अगर अपने को ये पता हो कि डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज कितनी है और आप बताओ कि सेल इतने परसेंट बढ़ने वाली है, उससे सीधा सीधा बताया जा सकता है कि परसेंटेज इंक्रीज इन ईपीआईटी कितना होगा। इधर मैं जो क्लास में बनाता होता हूँ कॉन्सेप्ट समझाने के लिए, वो भी यहाँ बनाया है। जैसे ये देखो, ये हमने एक बेस ईयर रखा है, ये करंट ईयर रखा है। अब यहाँ अगर आप देखें, एक डाटा दिया हुआ है कि जिसके अंदर आप नॉर्मल वे में अगर ऑपरेटिंग लीवरेज निकालते हो तो ये आएगी जी 400, बेस ईयर के हिसाब से चल रहे हैं, कॉन्ट्री अपॉन ईबीआईटी। ये ऑपरेटिंग लीवरेज आपकी आएगी 400 डिवाइड बाय 150, 2.67। अब अगर आपको ये परसेंटेज वाले तरीके से निकालना है, वैसे ऑपरेटिंग लीवरेज तो यही है, अगले साल सेल जो चेंज हुई उससे ईबीआईटी कितना चेंज होगा वो हम बता सकते हैं। पर कोई कहे कि नहीं जी मेरे को परसेंटेज वाले तरीके से निकालना है, चेक करना है, तो मैंने यहाँ परसेंटेज भी निकाल रखी है, आप समझ रहे हो। 400 से कॉन्ट्री 300 हुआ, 25% डाउन चला गया। बोलो भाई प्लीज, ये समझ आ रहा है कि नहीं, बता देना। और यहाँ जो ईबीआईटी है 150 से 50 हो गया, तो 100 रुपये नीचे गया, ये 66.67 है। तो अगर आप ये फॉर्मूला जो शुरू में दिखाया गया था आपको, ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, तब भी आपको ऑपरेटिंग लीवरेज पता चल जाएगी। 66.67% डिवाइड बाय 25%, तो दिस इज 66.67 डिवाइड बाय 25, ये आ गया जी 2.67। बोलो भी ओके। हाँ जी भाई, रिस्पांस बाकी भी, तभी मैं आगे चलूंगा। हाँ, अब सर इसको ना, ये वाले फॉर्मूले को जो क्वेश्चन है उस हिसाब से अगर यूज़ करें, तो क्वेश्चन आपको ये कह रहा है कि भाई अगर सेल 10% बढ़ने वाली है तो बता ईबीआईटी कितना बढ़ेगा। अब अगर ये ऐसे यूज़ होता है कि भाई आप परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी उसे ऐसे बता पाते हैं, डीओएल आपको पता है इनटू परसेंटेज चेंज इन सेल, बस ये चीज़ यूज़ करनी है बेटा ये निकालने के लिए। तो किया आप लोगों ने? तो कितना आंसर आया आपका, आप लोग बोलने पहले। सर वैसे तो 12.2 आया, और दूसरे मेथड से फिर आपने वो थोड़ा लेंथी ज्यूम ज्यूम करके कर दिया होगा। हाँ, हाँ बच्चे वैसे भी कर देते हैं। बट मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप ये वाले फॉर्मूले थोड़ा 5-10 मिनट लगा लें, क्योंकि आरटीपीज वगैरह में एक ट्रेंड सा है कि इतना इंस्टीट्यूट ये परसेंटेज वालों में घुमा रहा है क्वेश्चनों को, तो ये बहुत अच्छे से और जल्दी से हो जाया करेगा। इसको क्लास में हमने समझा भी था, तो उसके बाद एक नलैक पार्टी तरीका भी बनाया गया था कि नॉर्मल फार्मूला ये है। अब रिवर्स कर दो, ये रिवर्स हो गया, कंट्रीब्यूशन जहां जहां भी है उसकी जगह यहाँ क्या आ जाता है, सेल्स। याद है ये नलायक पार्टियों का ट्रिक है, कभी फेल नहीं होगा। ठीक है, इधे बेस पे फिर जो मर्जी कर लो इस फॉर्मूले से। अब आगे अगला पार्ट भी ना इसमें ऐसा ही है कि जहाँ पे हो सकता आपने किया हो, बट आपने काफ़ी डिटेल्ड कैलकुलेशन से किया होगा। ये सेम पार्ट हमारे पास कैपिटल स्ट्रक्चर की असाइनमेंट में भी है कि लेवल ऑफ सेल बताओ जहाँ ईबीआईटी विल बी इक्वल टू जीरो। मतलब इतनी सेल वैल्यू बताओ जिस पे ईबीआईटी जीरो होगा। कहीं नलायक पार्टियां इसमें सेल इज इक्वल टू जीरो भी कह देती हैं, इसका आंसर ये नहीं है, वो कह रहा है ईबीटी जीरो होगा, ईबीटी बोलना चाहिए, शायद मैं ईबीआईटी बोल गया हूँ, मैं ठीक कर लूँ पहले अपने आप को। तो ये कह रहा है सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट, कॉन्ट्री आया, माइनस ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट ईबीआईटी आया, माइनस इंटरेस्ट ईबीटी आया, ये चीज जीरो होनी चाहिए। तो कितनी सेल इसके लिए हो सकता है, पूरा पूरा चांस है जहां तक मेरे को लग रहा है कि आप लोगों ने इसको पूरा डिटेल में एक्स उक्स लेके सॉल्व किया होगा, ऐसे ही किया। हाँ, तो उससे कितनी सेल आई पहले तो हम चेक करेंगे, फिर इंस्टीट्यूट का ये जो मेथड पुट्ठा सा दिया हुआ है ये भी समझाएंगे। आंसर ये होना चाहिए सर, ये कह रहे हैं कि इतनी सेल पे ईबीटी विल बी जीरो, पहले चेक करें कितना आ सकता है इतना, क्योंकि इनके जड़े
इनके फॉर्मूले में ये 69.44 है ना, ये 69.44 एक्चुअली बनना ही नहीं है ना, ये 69.44 आगे तक आता है, इसने यहाँ तक पिक किया है। आपने पूरा एग्जैक्ट कैलकुलेट किया हुआ है? आपका कितना आया मेरे को बता दो। 2284 090, ठीक है। वही अगर ये अगर फिगर देखे ना, ये परसेंटेज वाली फिगर इतनी आ रही है ऐसे, कंटिन्यूटी टाइप है। वैसे तो इन्होंने 69.44 ठीक किया है, अगर इसको थोड़ा और आगे खींच देते तो शायद इसमें भी चेंजेस हो सकते हैं, एक बार करके भी देखते हैं। 1 - 60, तुम भी करो जरा अपने कैलकुलेटर पे, तुम जल्दी करते हो ऐसे काम। 69444, 5-6 डिजिट तक उठा लो। देखो जी क्या आया माइनस करके, दिस इंटू 75 लाख। नहीं, थोड़ा अलग ही आ रहा, तो कोई बात नहीं। आपने एक्स वाले तरीके से कर लिया होगा ना? हम्म। मैं ये वाला तरीका समझाना है तुम्हें, ये वाला तरीका भी समझाना है कि किस तरह ये परसेंटेज वाला, उसके लिए मैंने केस बनाया हुआ है। पहले तो देखो ये क्या कहता है, सिंस कंबाइंड लीवरेज इज 1.44। अच्छा, ये भी पंगा है ना, कंबाइंड लीवरेज भी तो पॉइंटों में है। अब तुम्हारे वाला आंसर तो एन परफेक्ट वाला है, इसकी जो कंबाइंड लीवरेज इसने यूज किया वो तो आप ही पॉइंटों वाली है। ये देखो, ये देखो सर, पता चल गया कहाँ से फर्क पड़ा। ये कंबाइंड लीवरेज है एग्जैक्ट। एग्जैक्ट तो चलो मैं पूरी इतने तक ही लिख पाऊंगा, आगे और भी है। ये अपनी भी ऐसी आ रही थी ना कंबाइंड। हाँ हाँ, अब अगर ये थोड़ा सा इसको इसके बजाय ये यूज करता, फिर यहाँ कुछ और आता, तो शायद एक्स वाला आंसर भी आपका आ जाता। चलो हम एक्स वाले आंसर की कोई वो नहीं कह रहे, क्योंकि वो बिल्कुल ठीक तरीका है, बच्चा वैसे ही करता है। पर सर हम इससे डरने नहीं वाले, हम ये भी सीखने वाले हैं कि ये क्या है, ताकि कुछ नया भी मिले ना। कहता है कंबाइंड लीवरेज है 1.44, सेल हैव टू बी ड्रॉप्ड बाय 100 बाय 1.44, दैट इज, कहता है जी सेल इतने पे आ जाए तो ईबीटी जीरो होगा। मतलब कि इसने एक परसेंटेज से निकाली, कह रहा है बेटा सेल तुम 75 लाख की हो, इतनी कम हो जाओ, 69.44% डाउन चले जाए सेल, तो इतनी सेल पे जाके हमारा ईबीटी जीरो हो जाएगा। बंदा कहता है यार ये कैसे किया। इसको समझने के लिए ये कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, जेड़ा कंबाइंड लीवरेज का ये वाला कॉन्सेप्ट होता है। ये देखो, कंबाइंड लीवरेज ऐसे भी आ जाती है, डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज, जो परसेंटेज चेंज इन ईपीएस अपॉन क्या होती है जी, परसेंटेज चेंज इन सेल, इस तरीके से भी आ जाती है। अब मेरे इस एग्जांपल में मैं आपके क्वेश्चन में वापस आऊंगा। मैं पहले सारी ना अब चीज़ें बहुत ध्यान से सुनना, ये मेथड करना है, क्योंकि तुम में से कई कह रहे होंगे चलो छोड़ो यार हमारा तो हुआ हुआ है। वो आपकी अपनी मर्जी है, ठीक है, वो आपकी अपनी मर्जी है, उसमें कोई फोर्स नहीं कर सकता होता। ये देखो, इस क्वेश्चन की जड़ी कंबाइंड लीवरेज है, बेस ईयर की कंबाइंड लीवरेज बताओ कितनी है? 400, क्योंकि वैसे तो ईपीएस तक, ईबीटी तक जाना है, ईबीटी कितना 100, कितनी आ गई कंबाइंड लीवरेज बोलो? 4, बोलो। जो स्क्रीन पे क्वेश्चन है भाई उसके साथ रिस्पॉन्सिव रहो। 4 कंबाइंड लीवरेज है बेस ईयर की। अब हम ये कह रहे हैं कि भाई हमारी सेल में क्या चेंज आए, क्वेश्चन दोबारा पढ़ें, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। मैं कि इसको करके दिखाता हूँ ना इस तरीके से, एट व्हाट लेवल ऑफ सेल द ईबीआईटी ऑफ द फर्म विल बी इक्वल टू जीरो, ताकि ईबीआईटी ईबीटी जो है वो जीरो हो जाए। अच्छा जी, मतलब कि ये चीज़ है आपकी 100, आप ये कहते हो जी ये जीरो हो जाए। अब अगर इसको जीरो करना है, इसका मतलब आप यहाँ 100% चेंज लाना चाहते हो। सोचो ध्यान से, अगर ईबीटी को जीरो करना है, इसका मतलब आप चेंज उसमें कितना लाना चाहते हो, 100%। अब अगर ये वाला फॉर्मूला लगाएं कंबाइंड लीवरेज का, जो होता है इस तरीके से कि कंबाइंड लीवरेज इज इक्वल टू परसेंटेज इन चेंज इन ईपीएस डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन क्या भी, सेल्स। अब मेरे को इस क्वेश्चन में बने रहना, तुम्हारे क्वेश्चन का इलाज भी यहीं से ही है। इस कंपनी की कंबाइंड लीवरेज पता, ये मैंने पहले लिख ली, 4। ये कंपनी चाहती है कि हमारा जड़ा ईबीटी है वो जीरो हो जाए। कंबाइंड लीवरेज वाले फॉर्मूले में यहाँ ईबीटी की जगह ईपीएस यूज होता है, मतलब एक ही होता है। तो इसका मतलब मैं यहाँ चाहता हूँ कि भाई इसमें 100% चेंज आए, ये बिल्कुल जीरो हो जाए, जितनी भी यदि वैल्यू खत्म हो जाए, तो -100% लिखूंगा यहाँ। तो इसके लिए सेल को कितने परसेंट चेंज होना है,
इफ वी नो द कंबाइंड लीवरेज विच इज नोन, तो हम बड़े इजीली ये निकाल सकते हैं। तो अब आपके सामने ही है सर, देखो ये काम करने लगा। परसेंटेज चेंज इन सेल माइनस 100% अपॉन 4। ये कह रहा है कि 25% सेल गिरने से ये काम हो जाएगा। देखो जरा इसको, ये समझ आ रहा है? 2 मिनट एनालाइज करूँ, कॉपी पे लिखना है लिख लूँ, क्योंकि आगे इस टेस्ट में कोई इतना ज़्यादा दम वाली बात नहीं है। ये ज़्यादा परसेंटेज वाले फॉर्मूले कोई डेडिकेटेड टेस्ट है, क्योंकि ये इससे बच्चे थोड़ा जो ना घबराते होते हैं, कम करते हैं थोड़ा। ये चीज़ समझ आई है कि भाई इफ़ वी से कि हमें ईबीटी ज़ीरो करना है, तो उसका मतलब ये होगा कि वट एवर इज़ द ईबीटी वो ख़त्म करना है। तो उसे ज़ीरो का करने का मतलब यही है ना कि जितना आज है, अगर 10 लाख है, 10 लाख से ज़ीरो करना है, तो उसे 100% डाउन ले जाना है। तो यहाँ परसेंटेज चेंज में मैंने माइनस साइन तभी डाला है। अपने को कंबाइंड लीवरेज अपने बिजनेस की पता है, तो इसके लिए सेल कितनी चेंज करनी पड़ेगी, ये हो गया। अब अगर इसको ध्यान से देखें, तो इंस्टीट्यूट ने जो शॉर्ट वहाँ लगाया है, वो भी समझ आ जाएगा। ये देखो, सेल कितनी नीचे जाएगी अगर अपनी ईपीएस को ज़ीरो करना है। ये देखो, इंस्टीट्यूट ने सीधा ही यहाँ देखते हैं, तो 100 डिवाइड बाय 1.44 कर दिया। वैसे तो 1.437908 ऐसे करके अगर करते, शायद आंसर सामने आ जाता। अब यहाँ इन्होंने डायरेक्ट कर दिया, ये मान के चल रहे हैं कि हमें इस चीज़ की नॉलेज है। अब समझ आ रहा है क्या चीज़ है? बोलो। बाकी घबराने वाली बात नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि सर छड्डो जी, एक्स वाला मेथड बड़ा जेन्युइन है, कंफ्यूजन नहीं है, ग्रिप हमारी है उस पे है, तो भाई एक्स से करो यार। पर बात क्या होती है कि कल को आपने अभी रिवीजन करने बैठना, तो आपने कई तरह के और डॉक्यूमेंट्स पीडीएफ खोल देने हैं, ये भी आ लो, ये भी आ गया, वो भी आ गया। तो वहाँ कई बार डाउट क्लियर करवाना मुश्किल हो जाता है भाई, वेट करनी पड़ जाती है। लंबे डाउट्स लोगों के लगे होते हैं लाइन में। तो मैंने ये बता दिया कि ये ऐसे भी पॉसिबल है। अब इसमें इसने अगला सवाल भी इसी के आसपास ही पूछा। कह रहा भाई अगर ईबीआईटी 20% बढ़ जाता है, तो ईबीटी कितना बढ़ेगा? ये किसके बेस पे आंसर होगा, ये बताओ पहले। ये चीज किस चीज के बेस पे आंसर होगी? यार, फाइनेंशियल लीवरेज, शुक्र है एक बच्चा बोल पड़ा। मैं कहा कहानी खत्म होती लग रही है। फाइनेंशियल लीवरेज आपको दी हुई है, तो ये सीधा ही इन्होंने ये कॉन्सेप्ट लगाया। ये अपने इस फॉर्मूले को पूरा एक्सटेंसिवली यूज कर रहे हैं इस वक्त। ये देखो, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज उसने यहाँ पुट कर दी। फिर भाई जो आपका चेंज आया उसके बेस पे इस पे क्या चेंज पड़ेगा, सीधा आ गया। अब हो सकता है इसमें भी आप डिटेल्ड कैलकुलेशन में गए हों, बट ये वाले फॉर्मूले अगर आप मतलब कि आज के डिस्कशन के बाद 10-15 मिनट जरा लगा लेते हैं इन पे, तो बहुत अच्छा हो जाएगा। बाकी जी एक क्वेश्चन, ये कमेंट कमेंट वाला था, ये पहले भी शायद आपको डाला हुआ है, तो इसके अंदर कुछ खास नहीं है। भाई आपको टेबल दिया हुआ है आर टेक्सटाइल का, कमेंट ऑन द वेरियस रेशियोज गिवन एट द एंड। हल्का सा देख लेते हैं, जैसे करंट रेशियो 2.2 थी और 2.5 हो गई है, एवरेज इंडस्ट्री की 2.5 है। तो इसने लिखा है करंट रेशियो इंप्रूव हुई है लास्ट ईयर से, तो इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड को मैच कर रही है। ये क्वेश्चन मैं एक आधा टेस्ट में रेशियो में हमेशा रखता होता हूँ, ताकि बंदे को रिटर्न वाले में भी थोड़ा, इंटरप्रिटेशन लिखने वाले में भी आदत रहे। लिखा था कुछ इसके बारे, कई लोग अटेम्प्ट ही नहीं करते ऐसे वाले। लिखा था लिक्विडिटी में। हम्म। बोलो। यार कोई खास वैसे है नहीं है, देखो अब क्विक पहले 1.5 होती थी, अब 2 होगी। वैसे इंडस्ट्री की एवरेज 1.5 है, यहाँ थोड़ी सी कहानी आप बना सकते हो। ये कहता है जी क्विक रेशियो इंप्रूव देन लास्ट ईयर अबव इंडस्ट्री एवरेज, दिस में हैपन ड्यू टू रिडक्शन इन रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड एंड क्विक इन्वेंट्री टर्नओवर। और दिस ऑल्सो इंडिकेट द आइडलनेस ऑफ द फंड, क्योंकि क्विक एसेट जब बढ़ रहा है, तो ये भी तो हो सकता है ना आइडल फंड पड़ा हो। तो यहाँ थोड़ा बहुत आप लिख सकते थे। देन आर ओ आई, ये वो आप कर लोगे, ये कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला क्वेश्चन जी डायरेक्ट था, इस तरह के सम असाइनमेंट में हमने किए हुए हैं, जिसमें वो ऐसा कुछ शर्त रख देते हैं कि अगर ये वाली रेशो एक लिमिट से ऊपर चली गई, तो फिर आपका डेट महंगा हो जाएगा, पी रेशो नीचे आ जाएगी। तो इसके मैं पहले तो सीधे ही आंसर ही बताऊंगा। पहले तो वही देखेंगे, प्रॉबल प्राइस निकालना। इफ द एडिशनल कैपिटल आर रेज्ड एट डेट, इफ द अमाउंट इज रेज्ड बाय इशूइंग इक्विटी शेयर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्लान 1 प्लान 2 में प्रॉबल प्राइस आ गए 36.24 पे 40 आए हुए हैं प्राइस। क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी हुआ हुआ है, अच्छी तरह क्लास में भी किया हुआ हमने।
बस कुछ लोग ये थोड़ा ये आरओसी वगैरह में इधर उधर हो जाते हैं। देखिए यहाँ थोड़ा या आप पढ़ लो कि रिजर्व एंड सरप्लस 7 लाख है, रिक्वायर्ड 4 लाख है मॉडर्नाइजेशन के लिए, आरओसी कांस्टेंट है, वो तो हम भी हमेशा ही लेके चलते हैं। तो डेट अपॉन डेट प्लस इक्विटी रेशियो हायर देन 40 विल ब्रिंग द पी डाउन, उससे पी नीचे आ जाएगी। तो इंटरेस्ट रेट कहता है जी एडिशनल डेट पे 12% है। तो हुआ हुआ है सबका जी, किसी को कोई डाउट पूछना भाई पूछ लो, तो मैं रुकता हूँ। पूछो जी। लो सर। विजिबल अब आ गया होगा। हाँ जी बाकी। बोलो भी बढ़े आगे। हाँ पूछो जी, पूछो पूछो सर। हाँ। कौन सा 70,000 भाई? नंबर ऑफ शेयर? नहीं वो तो शेयर्स। हाँ जी। नहीं शेयर्स की बात कर लेते हैं ना, शेयर्स कितने इशू हैं वो तो पता कर लेते हैं। 4 लाख रुपए आपको चाहिए। अब प्लान बी में इक्विटी शेयर पे आपने इशू करना है रूलिंग मार्केट प्राइस पे। रूलिंग मार्केट प्राइस अपने पास यहाँ से आ जाएगा। प्राइस जड़ा है, प्राइस अर्निंग रेशियो, ये इन दोनों से आ जाएगा 40 रुपये। तो जी 4 लाख डिवाइड बाय 40, 10,000 शेयर बेटा जी इशू हुए हैं। 30,000 शेयर पहले थे। तो प्लान बी में शेयर तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे ना बेटा। बोल समझ रहे हो? क्योंकि जब फंड एक ऑप्शन में डेट से आया तो दूसरी ऑप्शन में इक्विटी में आया। अब यहाँ डेट से आया था इसलिए शेयर नहीं बढ़े, वहाँ इक्विटी से आया तो शेयर तो बढ़ेंगे यार। अगला अगेन नॉर्मल क्वेश्चन है, तो क्लास में भी आपने कर रखा था इधर। नॉर्मल वे में पहले आंसर ही देखने। अर्निंग पर शेयर आ गई जी डिफरेंट प्लान्स में। 5.4, 9.36, 8.4। फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट। फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब क्या होता है कि एज अ लेवल ईबीआईटी का, जिस पे आपकी फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट कवर हो जाएगी। तो द फॉर्मूला कुछ ऐसे होता था बेटा कि इंटरेस्ट और प्रेफरेंस डिविडेंड के लिए भी कमाना होता है, पर प्रेफरेंस डिविडेंड के लिए ईबीआईटी ज़्यादा चाहिए होता है। 1 माइनस टैक्स से डिवाइड करके पता चलेगा। होपफुली यहाँ भी पहुंचे होंगे। फिर इसमें इंडिफरेंस पॉइंट भी निकालने थे। इंडिफरेंस पॉइंट जड़े हैं इन्होंने बेसिकली, शायद इसमें भी ऐसे ही होता है कि एक प्रपोजल में जड़ा है वो आता ही नहीं है। ऐसा ही हुआ है ना, क्यू एंड आर में फिजिबल नहीं है, बाकी जगह पे दिख रहा है। फिर जी फिर एक क्वेश्चन परसेंटेज की तरफ ले चलता है कि वही चीज़ें। भाई इस वक्त भी आ रहा बंदा कोई? कौन है? अखिल गर्ग? ये कौन है भाई? भाई भाई अब आ रहे हो बड़ी लेट, क्या बात है? हेलो। हाँ जी बेटा। हाँ जी बेटा बहुत लेट आ रहे हो। बोल ही ना बंदा, चलो कोई बात नहीं, बाद में देखेंगे। फॉलोइंग समरी द परसेंटेज चेंज इन द ऑपरेटिंग इनकम, परसेंटेज चेंज इन रेवेन्यू एंड बीटा। बेटा अब इसमें आपको ना परसेंटेज चेंज इन रेवेन्यू और परसेंटेज चेंज इन ऑपरेटिंग इनकम दिया हुआ है। अगर आपका परसेंटेज वाले फॉर्मूले पे ग्रिप ठीक है तो इधर ये आपसे ऑपरेटिंग लीवरेज पक्का पूछ सकता है। बताओ परसेंटेज में ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला क्या बनेगा, पहले रिवाइज करते हैं। परसेंटेज मेथड में ऑपरेटिंग लीवरेज, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल। नॉर्मल में फॉर्मूला क्या होता है सर? देखो अगर कंफ्यूज हो भी गए उस दिन तो क्या चक्कर है। नॉर्मल फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन क्या भी, ईबीआईटी। ये ऑपरेटिंग लीवरेज है। नलायक पार्टियां काम आएंगी, रिवर्स करो। परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी कर दिया, कंट्रीब्यूशन की जगह ये लोग सेल यूज करते हैं, परसेंटेज चेंज इन सेल। अब ये रेवेन्यू सेल है, ये ऑपरेटिंग इनकम ईबीआईटी। अच्छा बीटा महाराज भी बैठे हैं, कैप मॉडल वाले। अब कहता है कैलकुलेट द डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज फॉर ईच ऑफ दीज फर्म एंड कमेंट आल्सो। ये क्वेश्चन कितने बच्चे कर पाए पहले तो ये बताओ। देखो भाई शक्लें देखो, कमेंट तो करवा लेंगे, कमेंट की तो परवाह नहीं कोई। बाकी आपने सॉल्व कर दिया था, ये बताओ पहले। ऑपरेटिंग लीवरेज आ गई थी। अब सर देखो, यहाँ ऑपरेटिंग लीवरेज के पहले बच्चों के सामने आंसर रखते हैं। कमेंट इंस्टीट्यूट से भी नहीं हो पाया कोई खास, मैं सच बताऊं।
तो आपके पास परसेंटेज चेंज इन ऑपरेटिंग इनकम अपॉन परसेंटेज चेंज इन रेवेन्यू, आंसर प्लीज कंफर्म करें, ऑपरेटिंग लीवरेज आ गई है। अब सर मैं कमेंट आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा। इंस्टीट्यूट ने लिखा है इट इज लेवल स्पेसिफिक। भाई इतना लेवल हमारा नहीं है कि ये समझ आ जाए तुमने क्या लिखा है। ऑपरेटिंग लीवरेज सामने पड़ी है चार कंपनियों की, बेशरम कमेंट तुम्हारे से हो नहीं पा रहे। अब आप ये देखो कि जब हम ऑपरेटिंग लीवरेज आम तौर पे देखते हैं, तब हम यही कहते हैं ना कि भाई कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी ये हाई तब होगी जिसमें हाई डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट होगी। बोलो कि जैसे किसी का 100 लाख का कॉन्ट्री है दो कंपनियों का, एक की ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट 60 लाख है, दूसरी की सिर्फ 20 लाख है। अब इसका ईबीआईटी बचेगा 100 डिवाइड बाई 40, इसकी 2.5 की ऑपरेटिंग लीवरेज आ जाएगी। और इस वाले में ईबीआईटी बचेगा ही बहुत ज़्यादा, कितना 80, सिर्फ कितनी आई 1.25। अब जैसी आपकी कंपनी है, मोर देन वन तो एक की आई है, बाकियों की तो ऑपरेटिंग लीवरेज काफ़ी लो है। देख रहे हैं कि नहीं? कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी जे हम सॉल्व करें तो जेड़ा इन्होंने सिचुएशन बनाई हुई है 0.63 0.9 0.94, ये तो अजीब ही सिचुएशन है कि कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। सोच पा रहे हो अगर वन से कम आ रहा हो तो मतलब क्या हो रहा है? बोलो। हाँ, तो कंट्रीब्यूशन का मतलब कम है और ईबीआईटी ज्यादा है, ऐसे कैसे हो गया? ये तो जब आप चेंजेस वाले मेथड में निकालो तो चीजें पॉसिबल होती हैं कि जो आपके सामने है। ताई इंस्टीट्यूट, तभी इंस्टीट्यूट बहुत मतलब कि इंटेलिजेंट है, लेवल स्पेसिफिक लिख के चला गया, कहता है यार हमें पूरी डिटेल पता नहीं ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट किसकी कितनी है, ये तो जो चेंजेस आए हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे उसके बेस पे हमने ये डाटा निकाला है। सर इसमें ना एक जनरल सा कमेंट कर देना चाहिए कि हाई डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज नॉर्मली इंडिकेट्स हाई डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग रिस्क। बोलो, इतना तो थ्योरी में भी पढ़ा हुआ है कि जहाँ ऑपरेटिंग लीवरेज ज़्यादा होती है वहाँ ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट ज़्यादा होती है। अब ये तो इन्हें पता था कि ये पूरा डाटा नहीं है, परसेंटेजेस वाला है, तो उन्होंने कमेंट किया ही नहीं है। अब इसके बाद यूज दी ऑपरेटिंग लीवरेज, दूसरा शायद रीजन ये भी है कि दोनों को यूज इकट्ठे करके भी कुछ कहानी बनानी है। यूज दी ऑपरेटिंग लीवरेज टू एक्सप्लेन व्हाई दीज फर्म हैव डिफरेंट बीटा। अब बीटा इसका देखो बी लिमिटेड का कितना, 1.65 सबसे ज्यादा। ऑपरेटिंग लीवरेज देखो सबसे ज्यादा, कहता हाई ऑपरेटिंग लीवरेज लीड्स टू हाई बीटा। So when the operating leverage is lowest, the beta is minimum. When the operating leverage is maximum, the beta is highest. तो नेचुरल है कि अगर हम उसमें चंद लाइनें जो मैंने रिकमेंड की हैं वो लिख देते, तो अब भी तो आपने लिखी हुए हैं कि जिस तरह ऑपरेटिंग लीवरेज ज्यादा होती है उधर रिस्क थोड़ा ज्यादा हो जाता है, इसलिए उधर बीटा भी ज्यादा है। कुछ लिख पाए थे बीटा पे? सच बताओ। सीखना है। शाबाश। सारे ही नो सर, नो सर। अच्छा अच्छा, थोड़ा जो है ना उसको क्वेश्चन को ठीक से रीड करो। कहता है ऑपरेटिंग लीवरेज को यूज करो तो एक्सप्लेन करो कि इनके बीटा अलग अलग क्यों है। मतलब उसी को ही लिंक बनाना है जसप्रीत जी। मतलब कि जे ऑपरेटिंग लीवरेज ज्यादा है ਉਹਦੇ कारण रिस्क ज्यादा होता है, रिस्क ज्यादा होता है तो वहाँ वेरिएबिलिटी ज्यादा आ जाती है, अकॉर्डिंगली बीटा अपने आप ही ज्यादा होगा। बोलो ही समझ रहे हो? हाँ जी। हाँ ठीक है, चलो ठीक है। टेस्ट का थोड़ा सा मतलब यही होता है कि कुछ नया इनपुट बच्चे को मिलना भी चाहिए, फिर उन्हें वो दोबारा करता है, रिवाइज करता है तो बेटर प्रिपेयर्ड हो जाता है। अगला जी रेशो का ऑर्डिनरी सा सामना है, अब मिसिंग फिगर वाली गेम गूम खेलनी होगी इसमें। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, नेट प्रॉफिट, ये बेकार बेकार चीज़ें निकालनी है, तो मेरा नहीं ख्याल इसमें हमें टाइम खराब करना चाहिए। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जी 1 करोड़ 60 लाख दिया हुआ आ गया। नेट प्रॉफिट 20 लाख। इन्वेंट्री 40। रिसीवेबल टर्नओवर से इसने निकाले हैं जी आपके अकाउंट रिसीवेबल कितने भाई, 50 लाख। देन आफ्टर दैट जी ये गया है जी कैश की तरफ, कैश बैलेंस फिगर में निकाला अज्यूमिंग देयर आर नो अदर करंट एसेट इंक्लूडेड इन करंट। तो बैलेंस फिगर में कैश आ गया जी, कितना कैश आता है? 10 लाख रुपए। हो गया था ये वाला तो सबका। हम्म, हाँ वैसे भी कर सकते हो क्योंकि जब हम वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट करते हैं तो डायरेक्ट ही करते रहते हैं। ठीक है ना? तो ये थोड़ा रेशो वाले स्टाइल में कर रखा है, डब्ल्यूसी मैनेजमेंट में सम आए तो आप सीधे ही कर दोगे।
रीजनेबल था जी, क्योंकि दोनों जड़े चैप्टर हैं वो अगर आप देखें नलायक पार्टी कहने लगा था, मतलब लो रेटिंग के चैप्टर हैं। इनके अंदर जो पेपर अगर आप पिछले 10 साल के भी खोल लें तो आपको ज़्यादा सरप्राइज करने वाला पेपर इन दोनों में से नहीं मिलता है। ठीक है, सीरीज उन ठीक ठाक चल रही है। कल के टेस्ट की अपनी तैयारी करो। और भाई फिर मेरे को बाद में ना कहना, अब हॉस्पिटल वाला क्वेश्चन मैंने डाल दिया। वो बड़े मैसेज मुझसे आ रहे थे जी, वो हॉस्पिटल वाला क्वेश्चन में ब्रेक इवन नहीं निकलता। तो उसको अगर आपने देखना है तो स्पेसिफिकली आप थोड़ा या वीडियो को आगे कर दें, आखिरी के 10-15 मिनट में आपको ब्रेक इवन ही है। ठीक है। ये कोई इशारा नहीं है कि कल वो आएगा। कल जो आना होगा वो अलग भी हो सकता है। बट यार क्वेश्चन वाकई अच्छा है, ब्रेक इवन में बंदे तंग होते हैं। तो अब आपके अवेलेबल है। ठीक है जी। टाइम नहीं आपका ख़राब करते, अपना पढ़ो। तो कल फिर मिलते हैं। ठीक है। ओके जी। ओके जी। ओके। ओके जी। ओके।